सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बीपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही सिलेबस बताने जा रहा हूं और इसके लिए आपको करना क्या है यह भी आप लोगों को आज बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और कॉल्स आ रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि बिगिनर क्या करे, सिलेबस को कैसे समझे। तो आज मैं सिलेबस को तोड़ कर एक एक करके बताऊँगा कि सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि बीपीएससी की तैयारी के लिए जो स्टार्ट कर चुके हैं तैयारी, उनके लिए करना क्या है और सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है, जैसा कि आप देखते हैं कि यूपीएससी हो या कोई भी पीसीएस एग्जाम हो जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीन चरणों में एग्जाम होती है। तो पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे कि प्रीलिम्स में है क्या। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एग्ज़ाम जो है वो 2 आवर्स 2 घंटे की एग्जाम्स होती है और 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल मैथ और रीजनिंग के लिए है। बाकी जो है 140 क्वेश्चन जिसमें कि 7 सेगमेंट होते हैं, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे कि इसमें से क्या क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन को देखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी ही दोनों ही लैंग्वेज में जो है ये क्वेश्चन पूछी जाती है और यह मल्टीपल चॉइस की होती है। और ये बिहार की विशेषता है कि A, B, C, D और E, यानी कि E वाली जो है वो ऑप्शन केवल बिहार में होती है और ई ऑप्शन के साथ जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है 150 क्वेश्चंस। आप इसमें देखेंगे कि आप कैलकुलेटर का प्रयोग जो है वो प्रीलिम्स में नहीं करना है, मेंस के लिए आपके पास है कि आप कर सकते हैं। इसमें जो बीपीएससी के साइट पर दिए गए हैं उसी को हूबहू मैंने यहाँ पे रखा है। आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे उम्मीदवार वस्तु पूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि कैलकुलेटर का यूज आप नहीं कर सकते हैं, इवन कि मैथ के भी क्वेश्चन होते हैं तो भी। प्रारंभिक परीक्षा महज 5 जांच परीक्षा होती है। इसके आधार पे आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, यानी कि अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं, सपोज डेट की कट ऑफ मार्क्स 100 है और अगर आप 120 लाते हैं तो 20 मार्क्स का आपको कोई वेटेज नहीं मिलेगा। बस क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए, कट ऑफ से ऊपर होने चाहिए, बाकी इसका कोई उपयोग नहीं है। जो लोग भी इसमें उत्तीर्ण होते हैं, मेंस के लिए जाते हैं। बिहार ही एक आयोग है जहाँ की केवल 10% सीट का 10 गुना ही जो है वो रिजल्ट यहाँ आता है। सपोज डेट की 500 अगर सीट है तो यहाँ पे 5000 जो है वो रिजल्ट आएगा। लेकिन समटाइम्स लास्ट कट ऑफ पे कई ऐसे कैटेगरी में स्टूडेंट होते हैं जिनका कि सेम होता है, तो 5000 की जगह 6500 या फिर 7000 तक रिजल्ट होता है। इस बार देखेंगे तो 800 से ज़्यादा सीटें आई है। उम्मीद की जा सकती है कि 9000 से 10000 के आसपास 67th में प्रीलिम्स में रिजल्ट आने की संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं। मेंस में मैं बताना चाहता हूं कि मेंस जो है हर आयोग में जो है हर ऑप्शनल से पेपर का 2-2 पेपर होता है। यहाँ पे मेंस में आपको सबसे पहले जो देखना है वो है सामान्य हिंदी, यानी कि हिंदी 100 नंबर का होता है और यह भी जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग है। आप इसमें मार्क्स अगर 30% से ज़्यादा लाते हैं तो इसका कोई भी वेटेज या इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है, केवल आपको इसमें पास करना पड़ता है 30% मार्क्स के साथ। ये हिंदी जो है, हिंदी का सिलेबस आगे डिटेल्स में आपको हम बताएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जीएस का फर्स्ट पेपर, जीएस का सेकेंड पेपर और एक ऑप्शनल पेपर। तो जीएस के फर्स्ट पेपर जो है उसमें 3 घंटे का एग्जाम, 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स जीएस फर्स्ट, 300 मार्क्स जीएस सेकेंड और 300 मार्क्स ऑप्शनल। ऑप्शनल का लिस्ट हम आगे आपको स्लाइड में दिखाएंगे कि कहाँ ऑप्शनल के क्या क्या लिस्ट हैं। तो ये पूरा का पूरा हम देखेंगे कि ये आपका सिलेबस है जिसमें कि मेंस में केवल इसी पे मेरिट बनता है 900 पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी में 30% लाना है, इसका केवल अनिवार्य विषय है। इसमें मेधा निर्धारण में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। ऐच्छिक विषय जो है वो पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है 3 वर्षों का ग्रेजुएशन का, उसी को बेस बना के रखा जाता है। सिलेबस और अलग से कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑप्शनल पेपर 300 का होता है, तो 300 का ये पेपर होता है। इसमें भी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप
हिंदी या इंग्लिश कोई भी मीडियम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और उत्तीर्ण हो सकते हैं। सब्जेक्ट का कोड जो है वो आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम बताएंगे कि सब्जेक्ट जो है कौन कौन सा है। तो चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट जो है 37 सब्जेक्ट है। अब आपके सामने समस्या आएगी कि ऑप्शनल पेपर को चूज कैसे करें। आपने पहले भी मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था ऑप्शनल चूज करने के 4 पैमाने होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमने बताया आपको, बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड यानी कि आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया, ज्योग्राफी में किया, पॉलिटिकल साइंस में किया, या फिर अकाउंटेंसी से किया, या बीएससी किया है, बॉटनी किया है, जूलॉजी, जो भी है। तो एक पॉइंट होता है बैकग्राउंड। दूसरा होता है इंटरेस्ट, यानी कि आपको किस में रुचि है, रुचि किस सब्जेक्ट में है। सेकेंड, थर्ड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है गाइडेंस, कि आपका गाइडेंस देने वाला कोई सीनियर या कोई टीचर है। और फोर्थ जो होता है वो होता है जीएस में इसका क्या वेटेज है, जीएस का वेटेज, यानी कि योगदान जीएस में कितना है। ये 4 बेस है जिसके आधार पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। सामान्य तौर पे सपोज डेट कि अगर आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है, अब हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि हिंदी साहित्य में आपकी रुचि है, किताब आप नोवेल पढ़ते हैं, आपको कोई सीनियर या कोई टीचर जो है आपको गाइड करने की स्थिति में है, तो आप इस सब्जेक्ट को रख सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, नंबर 2 एंड नंबर 3, अभिरुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है, और गाइडेंस आपको कहाँ से मिल रहा है। क्योंकि बैकग्राउंड जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा रिजल्ट जो पिछले बीपीएससी में हुए हैं, उसमें टॉप 10 में 9 जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, और उनके सिलेबस जो है वो इंजीनियरिंग से अलग है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको अभिरुचि के हिसाब से इस पर डिसाइड करना होगा। और फिर आपको जीएस में वेटेज, जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, उसमें कि आपका जीएस में बहुत सारा वेटेज होता है। लेकिन साथ में मैं आपको बोलूँगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अच्छे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आप स्कोरिंग की कर सकते हैं। अगर मेरी तरफ से सजेशन चाहेंगे तो एक तो ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री भी। सामान्य तौर से हिस्ट्री की विशेषता यह है कि बहुत कम नंबर नहीं आएगा, आपको डुबाएगा नहीं, यानी ये आपकी विशेषता है। ज्योग्राफी स्कोरिंग है क्योंकि उसमें मैप, डायग्राम वगैरह जितना अच्छे से पुटअप करेंगे उतने अच्छे मार्क्स होंगे। बाकी जो है ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिनके जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो लोग रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मैथ से ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में आपने क्या किया, 10 से 15 क्वेश्चन याद किए, जाके एग्जाम दिए और फिर पास कर गए, तो मैथ नहीं रख सकते हैं। क्योंकि आपकी सीधी सीधी कंपटीशन किसके साथ है, जो इंजीनियरिंग किए हैं, उनके साथ मैथ है। तो मैथ अगर आप ग्रेजुएशन करके भी मैथ कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपकी टक्कर जो है वो इंजीनियर के साथ होने वाला है। तो ऐसे सब्जेक्ट को कभी नहीं रखना चाहिए जो आपने किया भी है और रखना चाहते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आप रख सकते हैं, जैसे हिंदी आप देखेंगे अच्छा है, जिसने अंग्रेजी से रखा है वो रख सकते हैं, उर्दू जिनका सब्जेक्ट है वो रख सकते हैं, या जो भी ये सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट रख सकते हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया होगा। एक सब्जेक्ट जो मुझे हमेशा लगता है, एक संस्कृत का जो है, जिनको अच्छी संस्कृत रही है, इसमें अच्छे स्कोरिंग होते रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे मैथिली भी एक अच्छे स्कोरिंग वाले पेपर है, अगर उसके हिसाब से देखते हैं। सोशियोलॉजी जो है वो एक अच्छा पेपर हो सकता है। इंग्लिश मीडियम के लिए एक अच्छी पेपर जो है वो हो सकती है पीएफ, लोक प्रशासन। उसी तरीके से आप देखेंगे दर्शन शास्त्र में अच्छे मार्क्स आते रहें। लेकिन साथ में मैं बोलूँगा LSW ऐसे जो लोकप्रिय सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी डूबने की संभावना रहती है, रिजल्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, वैसे पेपर को नहीं लेना चाहिए। हमेशा ये 4 जो पैमाना है उसी के आधार पे आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फाइनल करना चाहिए। अब इसके बारे में नेक्स्ट मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि जो भाषांतर विषय है उसमें आप हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू किसी भी एक भाषा में आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज में उत्तर लिखने की आपको सुविधा नहीं दी जा सकती है। समटाइम्स अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन कुछ टेक्निकल वर्ड जो है वो हिंदी में गलत होता है, वैसे में आप इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में कई बार होता है कि आप
साइंस लिख रहे हैं हिंदी मीडियम में, तो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं इंग्लिश के जो कोटेशंस हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि तकनीकी जो शब्द होते हैं वो कभी भी आप नहीं लिख सकते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप, जैसे साइकिल है उसको हिंदी में द्विचक्री वाहिनी कहते हैं, वैसा आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा यूपीएससी के 2 साल 3 साल पहले के क्वेश्चंस में, जैसे उसमें पूछा गया था स्टील प्लांट, उसको गूगल ने ट्रांसलेट कर दिया था इस्पात का पौधा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब स्टील प्लांट है तो स्टील प्लांट ही भी ऐसा लिखा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप ज्योग्राफी में भी देखेंगे कि जो वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में ही लिखना बेटर होता है, बजाय उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका, चूँकि बहुत क्लिष्ट हो जाता है हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं, तो उस वर्ड को उसी के तरीके से करना होगा। आपको कोई लिखने के लिए दूसरा सहयोगी नहीं मिलेगा, आपको अपने से ही आंसर लिखना होगा स्वयं के हाथों से। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखा जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है या समटाइम्स ऐसी कैजुअल्टी आती है, तो आपको एक असिस्टेंट दिया जाता है जो लिखता है, आप बोलते हैं, बट वो सुविधा जो है बीपीएससी एग्ज़ाम आपको नहीं देती है, आपको खुद से ही लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में। ये इसमें आपको किसी की सुविधा नहीं मिलेगी। जनरली जो है देखेंगे कि आप हमेशा जो है 1 2 3 4 5 जो है इसमें ही आपको अपने आंसर में लिखना होगा। जैसे कई बार अगर आपको हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी में 1 2 3 4, ये हिंदी का उसमें नहीं लिखना है, रोमन लिपि में आपको हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 9 इसी का यूज करना है, जो आपको क्लियर कट बताया गया है। कैलकुलेटर का यूज यहाँ पे मेंस में कर सकते हैं, बट एक्सचेंज करने की सुविधा नहीं है। और कैलकुलेटर में भी सिंपल कैलकुलेटर, बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर हैं जिसमें कि आप कुछ छुपा के ले जा सकते हैं या कुछ उसमें स्टोर कर सकते हैं, वो कैलकुलेटर आपको नहीं दिया जा सकता है, वो अनुमान्य नहीं है, यानी कि उसको यूज आप नहीं कर सकते हैं। आपको जैसा मैंने बताया था 900 का मेंस यानी कि 300 2 GS प्लस 300 यानी कि 600 और 300 ऑप्शनल यानी कि 900 पर आपका बनता है मेरिट मेंस का। आप कहेंगे कि सर कितना में मेंस का मेरिट बन जाएगा, हर साल बदलता रहता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि 560 अगर 50% भी अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। बट होने के लिए क्या क्या चांसेज हैं, आपका अगर मेंस में स्कोर ज़्यादा होता है, जनरल से 100 मार्क्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है 120 मार्क्स का है। अगर वहाँ पे आपको 40 मार्क्स से मिलता है तो भी आपको अच्छा रैंक मिल सकता है। लेकिन जिनका बॉटम पे है, सपोज डैट कि 400 कट ऑफ है और 400 कट ऑफ पे अगर 120 का है और 100 मिलता है तो आपका सीधे 500 हो जाता है मेरिट के लिए। 500 होगा तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। यानी इंटरव्यू का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेंस का भी उतना ही है, क्योंकि मेंस अपने हाथ का होता है। मेंस अपने हाथ का कि आप जितना अच्छे से लिखेंगे, प्रेजेंटेशन जितना बेटर होगा। कहते हैं ना कि बहुत सारी खाना अगर रख दिया जाए लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से सेव करे, घर वाले लोग अच्छे से करें, तो उससे खाने का जो टेस्ट है बदल जाता है। वैसे ही मेंस जो है बिल्कुल प्रेजेंटेशन का, यानी कि अपने हाथ की चीज़ है। ये जो व्यक्तिगत परीक्षण है वो थोड़ी भाग की चीज़ है, क्योंकि पता नहीं कौन सा बोर्ड मिलेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या होगा, कुछ पर कह नहीं सकते। 120 जो है, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। लेकिन जो 900 है वो कितनी ज़्यादा वेटेज है वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 450 प्लस करते हैं, कैटेगरी वाइज हमेशा 30-40 मार्क्स का फ्लक्चुएसन रहता है। इसको अगर छोड़ दें तो 450 के आसपास अगर आप लाते हैं तो पास हो जाते हैं। अब जब 900 पे अगर आपका बनता है 120 मार्क्स, मैंने जैसा कि बताया था कि इंटरव्यू का है, तो देखेंगे कि आपका 1020 इतने पे आपका मेरिट पूरा बनता है, क्योंकि मेंस के जितने मार्क्स हैं और आपको 120 में जितने मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में, वो दोनों को ऐड करके फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, जिसमें कि आयोग स्वतंत्र है कि किसको अनुशंसा करेगी। आयोग जब अनुशंसा करती है उसके हिसाब से आपको उत्तीर्ण होते हैं और आपको रैंक मिलता है, जिसमें कि SDM, DSP बाकी जो सर्विसेज है। इस बार तो 800 से ज़्यादा सीटें आई है, तो संभावना है कि इसमें रिजल्ट भी ज़्यादा होगा। अब एक एक करके हम सिलेबस को समझ लेते हैं कि प्रीलिम्स सिलेबस में क्या क्या है, ताकि आपको ईजिली आप समझ सकें। GS का मैंने जैसा बताया था 150 क्वेश्चन 2 आवर्स, 2 घंटे का है। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो करेंट है, ये सामान्य विज्ञान यानी साइंस, उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बिहार और बिहार के भूगोल और बिहार के इतिहास, ये देखेंगे।
भूगोल में देखेंगे कि भूगोल में क्या क्या है, खास तौर से फिजिकल ज्योग्राफी पे इसमें आप देखेंगे कि बहुत जोर है, नदियाँ, फिजिकल का पार्ट। उसके बाद आप देखेंगे पॉलिटी में, जिसमें कि उसकी आर्थिक व्यवस्था। हिस्ट्री में खास तौर से कहा है फ्रीडम मूवमेंट पे खास तौर से जोर रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें योगदान। यानी कि भूगोल और जीएस दोनों ही मिला के अगर देखेंगे तो सिलेबस जो है क्लियर कट है। और मेंस के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंस में सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य हिंदी में देख लीजिए, निबंध 30, व्याकरण 30, वाक्य विन्यास 25 और संक्षेपण 15। ये कुल मिला के 60, 25, यानी कि आपका हो गया 85 और 15 100। ये 100 में मैं आपको पास करने का भी बताता हूँ तरीका क्या हो सकता है। देखिए निबंध जो है वो फिक्स है कि आने वाला है, आपको 6 पेज में लिख देना है। व्याकरण में अलग अलग आता है, जैसे कि हो सकता है कि व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, जो भी उसमें पूछा जाता है, समास, ये सब क्वेश्चन उसमें होता है। वाक्य विन्यास में क्या होता है कि आपको शुद्ध करना होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करना होता है। और संक्षेपण ईजी है, 1/3 आपको करना है, कोई भी दिया गया है और उसके पहला 4 से 5 ही वर्ड में वाक्य में आपको पता चल जाएगा कि उसका हेडलाइन क्या होगा, क्योंकि उस पर भी मार्क्स 5 मार्क्स तो उसी पे होता है। और 1/3 करके और आपको संक्षेपण कर देना। संक्षेपण के लिए तरीका यह है कि 2 बार पढ़िए। पहली बार जब पढ़े तो उसमें हाईलाइट करते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है और उसी को केवल शब्दों को चेंज कर देना है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें रात्रि लिखा हुआ है, आप रात लिख दीजिए। सुबह लिखा है तो सुबह का बेला जो है उसके हिसाब से सुबह का बेला लगा दीजिए, प्रातःकालीन। तो ऐसे केवल शब्दों को चेंज करके आपको संक्षेपण बना देना है। तो ये आपका 15 मार्क्स है, अपने आपके हाथ में है। वाक्य विन्यास वाला जिसमें कि शुद्ध करना है, अनेक शब्दों के लिए संक्षेपण, इवन कि आपको इसी में मुहावरा, ये सब इसमें आता है। और व्याकरण का पाठ है। और फिर ये पास करना बहुत ईजी है, क्योंकि 30 ही आपको मार्क्स लाने हैं। लेकिन हाँ, जिनका मीडियम इंग्लिश होता है और वो हिंदी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फेल होने के चांसेस भी बहुत होता है, इसीलिए इसको भी इतना इग्नोर करके नहीं चल सकते। अब चलते हैं कि मेंस में जो पेपर है, इसमें मेंस में 2 पेपर है आपका, जीएस का फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट पेपर में क्या क्या है, हिस्ट्री एंड कल्चर यानी करेंट, और फिर आ जाते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स होने के चलते इसमें रिजल्ट की पॉसिबिलिटी यानी कि मार्क्स जो है इसी में फ्लक्चुएट करता है। देखिए रिजल्ट जो है फर्स्ट पेपर में किसी को होता है 150 मार्क्स आता है 300 में से, किसी को 90 मार्क्स आता है, तो 60 मार्क्स का गैप होता है। मैंने अपने ही कलीग लोगों को देखा है कि इसमें काफ़ी गैप होता है। यहाँ पे आप कवर करने के लिए 10 ईयर्स प्रीवियस 10 ईयर्स का जो है आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए। उसी तरह करेंट जो है वो आपको 10 महीने पीछे का आपको देख लेना है, 10 महीने पीछे का करेंट, वो बाकी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। हिस्ट्री के लिए भी वही है, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ऑलरेडी किताब जो है बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। सेकेंड पेपर में जो है वो पॉलिटी का पोर्शन है। पॉलिटी में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन सिस्टम जो है उससे आप कर सकते हैं। उसी तरह से ये इकोनॉमी का पोर्शन है। इकोनॉमी वाले पोर्शन में केवल करेंट बेस्ड होता है। भारत का भूगोल जो है वो आप एनसीईआरटी से करिएगा। एनसीईआरटी से आपका यह क्वेश्चन भी क्लियर कट है कितना आता है, बहुत कम 4-5 टॉपिक होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ऐसे देखा जाए तो ये 3 भाग में डिवाइड किया है, बल्कि इसका 4 पोर्शन है और इसका 3 पोर्शन है। ये आपको दोनों में ही आपका 300 प्लस 300 का एग्ज़ाम होता है। आपकी इसमें ट्राई होनी चाहिए एटलीस्ट जो है 350 मार्क्स कम से कम आपको इसमें अचीव करना होगा। लाने का तरीका यह है मार्क्स कि हर क्वेश्चन में आपको दूसरे से बेटर करने के लिए कुछ डायग्राम, कुछ मैप्स, बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। और बीपीएससी के लिए मैं बार बार आपको बोलूँगा, भरपेट खिलाना है, भरपेट पेज भरना है, तभी आपका जो है उसमें अच्छे से आप कर पाएंगे। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पेपर फर्स्ट में जो है आधुनिक भारत, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें बिहार के संदर्भ में जो पूछा जाता है हमेशा संथाल, बिरसा मुंडा और पाल कला, मौर्य कला, मधुबनी, ये सब बिहार का पार्ट होता है। तो ये आपका आधुनिक भारत के जो इतिहास है इसके बारे में है, जिसके अंतर्गत मैंने जो बताया था वो सब इसमें आपको लिखा हुआ है। स्पेशली जो है 3 गांधी, रविंद्र टैगोर और नेहरू, ये तीनों में से किसी एक पे आता है हर साल। उसी तरह से देखेंगे मौर्य कला, पाल कला, मधुबनी कला, पटना कला में 3 है जिसमें से एक आता है। ये सब ऐसी चीज़ है जो क्वेश्चन आउट ही है, यही आने वाला है, इसके बाद यही आने वाला है। तो इससे इजी क्या हो सकता है बीपीएससी के लिए।
उसी तरीके से आप देखेंगे कि देखिए मैंने बताया था स्वतंत्रता संग्राम बिहार की भूमिका जो है वो आपको पता है कि 1857 में देख लेना है, सविनय अवज्ञा में क्या था, असहयोग आंदोलन में क्या था, 1942 में क्या था, ये आपको देख लेना है, इसके बाद हो जाएगा। आगे मैंने बताया था कि आपको संथाल और बिरसा, संथाल और बिरसा और चंपारण, ये तीन में से समझिए कि एक क्वेश्चन आउट है, आएगा ही। अगर इस साल अगर आ गया है संथाल तो अगला बार बिरसा आएगा, बिरसा आ गया तो चंपारण सत्याग्रह आएगा। उसी तरह से कला में मैंने बताया था पाल कला, मौर्य कला और उसके बाद पटना कलम और फिर मधुबनी, ये चार है, लेकिन जनरली पाल कला और मौर्य कला से ज़्यादा आता है। तो ये भी आपका एक आउट है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। उसके बाद जो है आधुनिक भारत से एक आ जाएगा, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आता है। क्या कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिंपल सिलेबस है। उसी तरह से 1942 की क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन में है, तो बिहार में जहाँ जहाँ भूमिका रही है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर लेनी है। मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, स्लाइड जो है थोड़ी पीछे से आई। मौर्य, पाल, पटना कलम और ये कुछ लिखा है उसे मधुबनी भी एक लिख लीजिए, ओके। उसके बाद मैंने बताया था स्टैटिक्स, स्टैटिक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। 10 साल के क्वेश्चन को पकड़िए और प्रैक्टिस कर जाइए, ये आपको 99% मार्क्स दिलवाता है। इसीलिए स्टैटिक्स को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होती है। उसी तरीके से सेकेंड पेपर में आपको पॉलिटी का देखेंगे, तो पॉलिटी में भी क्या होता है कि जैसे बहुत सारा अगर देखेंगे 10 चैप्टर, कहने को तो बुक्स में 65 तक जो है चैप्टर है, लेकिन आप देखेंगे तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, अमेंडमेंट, पंचायती राज, ये ऐसे चैप्टर है जहाँ से ही क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए भी मैंने आपको इजी कर दिया कि वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं से आपको करना है। अर्थव्यवस्था में हमेशा करेंट पे फोकस करना है। बिहार के भूगोल के लिए जब बिहार स्पेशल किताब पढ़ेंगे, प्रभात पब्लिकेशन से भी किताब आ रही है, उसके बाद सामाजिक आर्थिक भूगोल संबंधी प्रश्न वहाँ से कर लेंगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है वहाँ से कर लेंगे। ये सब के सब बिहार पे जहाँ भी लिखा हुआ है वो स्पेशली जो बिहार का करंट होता है वहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत सारी किताबें जो है, अब मैं बताता हूँ किताब के बारे में। इंग्लिश मीडियम में मेरी जो है किताब आपके सामने 2 से 3 दिनों में आ रही है, जो कि सोल्व पेपर्स के रूप में आ रही है। ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी, चूँकि मेरा यूपीएससी में रहा था, तो वो दोनों ऑप्शनल पेपर भी यहाँ पे आ रही है। और साथ ही पूरे के पूरे सिलेबस जो है प्रभात पब्लिकेशन की एक अलग से बुकलेट है जिसमें कि सिलेबस भी दिया गया है। बहुत सारी किताबें जो है यहाँ से निकली है। और प्रैक्टिस फिल्म्स के लिए करना है तो उसके लिए भी मेरी किताब जो है वो 1 वीक पहले लॉन्च हो चुकी है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो अपडेट होता रहेगा एवरी ईयर। अगर सपोज डेट 67 नहीं देने जा रहे हैं, 68 देने जा रहे हैं आप, तो उसको भी अपडेट किया जाएगा, जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी इस देखा जाएगा कि कौन कौन प्रभात पब्लिकेशन से आपके लिए उपयोगी हो सकती है। थैंक यू सो मच।